गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं इसमें हम माइक्रो फाइनेंसिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार गो थ्रू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी सोर्सेज बड़े रेलेवेंट है। ये नॉट ओनली इंडियन कंटेक्स्ट पे बात करते हैं, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट पे भी इस पे यू कैन हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनमें से दो तीन अगर मैं पुटअप करना चाहूँ तो एक तो आपके पास नीचे mixmarket.org करके एक लिंक दिया हुआ है। इस पे आपको माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर ग्लोबल डेटाबेस मिलेगा। दिस इज़ वेरी रेलेवेंट अगर आपको कोई रिसर्च वगैरह करनी है तो। नेक्स्ट, इस लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स में आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है साधन। हम्म, ये एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। यानी एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है। तो अगर आपको कोई लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए ऑन माइक्रो फाइनेंसिंग, दैट टू इन इंडिया, तो अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में कोई रिपोर्ट सर्च कर रहे हैं तो साधन में जाके आप चेक कर सकते हैं। उस पे आपको लेटेस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये सेक्टर के अंदर बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डेटा सेट्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम सर्वे, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर कंक्लूजन ड्राइंग एक्सरसाइज। ठीक है। और एक ऊपर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN करके दिया है, ये भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसकी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। कंसल्टेटिव ग्रुप टू असिस्ट द पुअर, CGAP जो है, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ केस स्टडीज ऑन माइक्रो फाइनेंसिंग, कैसे लोग अपने मतलब एग्जिस्टिंग चैलेंजेस से डील करके माइक्रो फाइनेंस को यूज़ करके अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाए हैं। इसमें मेनली अफ्रीका एंड एशियन सब कॉन्टिनेंट को टारगेट किया है। तो यू सी हर कंट्री की केसेस आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये कुछ सोर्सेज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एक्रोनिम्स हैं जो इस प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं यूज़ हुए होंगे। RE स्टैंड्स फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए SFB, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए CAR, लोन टू वैल्यू रेशियो के लिए LTV, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए NBFC, और MFIs के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए MFI। ओके। ऊपर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, जब वो पैसे में डील कर रहा होता है तो उसको रिस्क इन्वॉल्व होता है, और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑलरेडी सेट किए गए हैं। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये कहीं ना कहीं बेसल नॉर्म्स से निकल के आया है, और इसमें हम अपने कैपिटल को एनहांस करने की बात करते हैं इन लाइन टू द रिस्क पोर्टफोलियो। इसमें जो टर्म यूज होती है वो रिस्क वेटेड एसेट है। यानी जो भी लोन आपने मार्केट में दिया है, जो भी आपका एक्सपोजर है, उसमें व्हाट इज एक्चुअली देयर प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ रिस्क। यानी रिस्क का जो भी वेट उसमें असाइंड है बाय रेगुलेटर, और जो इंस्टीट्यूशन ये लेंडिंग कर रही है उनके थ्रू, तो उसको यूज़ करके हमने टोटल पोर्टफोलियो को रिस्क वेटेड एसेट में कन्वर्ट किया। जिन लोन्स में रिस्क ज़्यादा है उसमें रिस्क वेट ज़्यादा होगा, जिन लोन्स में रिस्क कम है उनमें रिस्क वेट कम होगा, और उससे हम टोटल रिस्क वेटेड एसेट का पोर्टफोलियो बना पाते हैं। और कैपिटल को भी यहाँ दो पार्ट्स में बांटा है, टायर 1 और टायर 2। टीयर 1 और टीयर 2, इसमें टीयर 1 वो है जो आपका परमानेंट नेचर का है, टीयर 2 वो है जो आपका टेम्पररी नेचर का है। तो हम एक प्रोपोर्शन निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है ओवर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये परसेंटेज जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया। बैंकिंग सेक्टर के लिए इंडिया में ये 9% से इनिशिएट हुआ था। ग्लोबली ये 8% के आसपास है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडियन बैंक्स, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थोड़े से डिफेंसिव है और ज़्यादा बफर रखने की सोच रहे हैं। ओके। एंड ऐसा हो भी रहा है। अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं। हो सकता है रेगुलेटर आपको लाइसेंस आगे फ्रेश एक्सपेंशन के लिए ना दे, या आपकी प्रेजेंट ऑपरेशंस को भी मॉरेटोरियम लगा के रोक दें। ठीक है, हम आगे चलते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ये आप देखिए, इसमें हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं।
नीचे आप देखें पिक्चर जो है उसमें एक आदमी जो दिख रहा है आपको, कुछ पेपर पे पेन लेके कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है और सामने एक वुमेन ग्रुप बैठा हुआ है। आप इन वुमेन्स को देख के ये असेस कर सकते हैं कि ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उनकी कुछ लेडीज के साथ उनके बच्चे भी हैं एंड उनको देख के तो यही जज कर पा रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जहाँ ये बैठे हैं वहाँ इनके पास शायद ठीक से बैठने का भी अरेंजमेंट नहीं है। बट फिर भी ये कोई एक इंस्टीट्यूशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठ के अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं लोगों से, शायद उनके मंथली फॉलोअप्स ले रहे हैं। देखिए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो करते क्या है कि वो उन एरियाज में पहुंच पाते हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब आपको ऐसे पेनिट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस सेगमेंट को टच नहीं कर सकते। बड़ा वनरेबल सेगमेंट है। एक तो देखिए इसमें कोई भी रहता है तो उसको वहाँ से निकल के शहरों में और स्पेशली आपके बैंक्स के अंदर आके बैंक के अंदर फैसिलिटी लेने के लिए जो ये एक बहुत बड़ा गैप है, उसको कवर अप करने के लिए बैंक्स को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि एनबीएफसीज के थ्रू या माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन लोगों तक पहुंच सके, और जो खुद नहीं कर सकते वो किसी के थ्रू करवाएं। ठीक है, इसलिए बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स के अंदर लोन टू माइक्रो फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रखा गया है। अच्छा, ये है क्या बेसिकली माइक्रो फाइनेंस? ये स्मॉल लोन से और लाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रो नेचर के हैं, और मतलब ये हमारे स्टेक होल्डर के लिए बड़े एसेंशियल है। ये छोटे छोटे लोन, बट इसमें एक की फैक्टर रहेगा कि इसमें कोलैटरल नहीं होता है। ठीक है, इसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम इन लोगों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ सके, तो टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन लोगों को कुछ एक जरिए दिखेंगे जिसके थ्रू वो सेव कर सकते हैं। अगर देखिए पहली तो चैलेंज ये है कि इस सेगमेंट में पैसा ही नहीं है, पैसा बहुत कम है। जो कमाते हैं वो सारा खा लेते हैं, मतलब खाएंगे नहीं तो फिर फ्यूचर तक पहुंचेंगे कैसे? तो पहले प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो अपना सारा का सारा कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इनकम बहुत कम है, पुअर सेगमेंट है ये एक्चुअली। और इनको पॉवर्टी से निकालने के लिए हमें कुछ इनको सोर्सेज देने पड़ेंगे, एडिशनल रेवेन्यू एनहांसमेंट, मतलब जिससे हमें इनकी कुछ फाइनेंशियल मदद करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये अपने इनकम के सोर्सेज को सप्लीमेंट कर सकें और अपने ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद आगे आपके पास है कि जब भी आप ऐसे किसी स्कीम में जाते हैं, ऐसे किसी इनिशिएटिव में जाते हैं जिसमें आप रूरल पुअर या अर्बन पुअर को आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी में भी इस तरीके के टारगेट्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। जैसे बांग्लादेश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया मोहम्मद यूनिस ने। उन्होंने अपना ग्रामीण बैंक मॉडल से काफ़ी लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे उनको उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाए। और विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, देखें इस पिक्चर के अंदर, और मेजरली इफ आप डेटाबेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा 95% या उससे भी ज़्यादा जो टोटल बेनिफिशरी हैं इस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में, वो सारी वेमेंस हैं। असिस्टेंट टू वनरेबल ग्रुप मीन्स ये वो ग्रुप है जिनके लिए सस्टेन करना इज़ अ बिग चैलेंज, वनरेबिलिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट इज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना हमारा सेगमेंट रहेगा। तो अगर आगे चलें हम इस सेगमेंट में देखें तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो कि इस टाइप के सेगमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में मेंशन है। सेकंड आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इन्होंने लेटली स्टार्ट किया है बट अभी बहुत अच्छे से दे आर गोइंग इनटू रूरल बेल्ट, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें स्टेट फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बहुत कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन है। और आरबीज हैं रीजनल रूरल बैंक, जिसमें आप अगेन इसी बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आपने ऐसे चीज़ को टैप करने की कोशिश की है। आरआरबी के ऊपर भी हम बाद में अलग से बात कर लेंगे। बस एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि आरआरबी में हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सरिंग पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा, जो इनको ट्रेनिंग देगा, जो इनको मैन पावर देगा, और इनके लिए सब स्किल रिक्वायरमेंट की असेसमेंट करके उनको वो कैटर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं अलॉन्ग विद स्पॉन्सरिंग बैंक। तो उसके साथ में हम आगे चलें तो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इन इन रूरल बेल्ट्स में। उसके बाद हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज।
अब एनबीएफसीज का क्या है कि एनबीएफसीज थोड़ा सा रिस्क रिस्क पोर्टफोलियो के साथ चल सकते हैं। बैंक्स में बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करते तो फाइनेंस का ही काम है, लेकिन उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आरबीआई के द्वारा। जैसे आप हर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग नहीं कर सकती है, पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है, चेक बुक इशू नहीं कर सकती है। तो उसके लिए कुछ आपके चेक्स लगा रखे हैं आरबीआई ने। ठीक है, उसके बाद आपके पास है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जो अपने आप को एनबीएफसी की फॉर्म में रजिस्टर करते हैं, या माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो दूसरे नेचर के हैं, जैसे एनजीओ की फॉर्म में रजिस्टर किया हुआ है, सेक्शन 25 के अंदर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन रखी हुई है। ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर हम एक देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल लोन पोर्टफोलियो हमारा कितना है इन वैल्यू टर्म्स। उसके बाद हम नंबर ऑफ लोन्स देख पा रहे हैं कि एक्टिव लोन्स कैसे हैं और कौन कौन से प्लेयर्स इसको कितना कितना शेयर कर रहे हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो तीसरा नीचे हमारे पास सेगमेंट है उसमें हम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, डेलिक्वेंसीज इन टर्म्स ऑफ लाइक ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट जो लोन की है वो ड्यू हो चुकी है और हम अभी उसको रिसीव नहीं कर पाए। तो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अगर हमने मेजर करनी है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, पोर्टफोलियो एट रिस्क, PAR। ठीक है, इस PAR वैल्यू को हम मेजर करते हैं 30 डे प्लस, 60 डे प्लस और 90 डे प्लस क्राइटेरिया के थ्रू। 30 डे प्लस का मतलब क्या है, कौन से ऐसे लोन्स हैं जो जिनमें डिफ़ॉल्ट जो है वो 30 डे से ज़्यादा टाइम पीरियड का हो गया। फर्स्ट 30 डेज़ के लिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, उसमें हम आपको एग्जामेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट 30 डेज़ के आगे आपके उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी प्रॉपरली। तो आप उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये बैंक्स, एनबीएफसीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और नॉन प्रॉफिट एमएफआईज, इन सब में जो मेन शेयर है दैट बिलोंग्स टू, आप देखें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एमएफआई कैटेगरी की। और उसमें भी अगर आप देखें कंपैरेटिवली जो टोटल काम किया जा रहा है उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एक्चुअली बहुत रिस्क दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ हैं 60+ और 90+, वो इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स। यानी इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके जो एमएफआई सेगमेंट को लेके लोन पोर्टफोलियोज हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट है उसका जो टेन्योर है इट हैज़ गॉन अप टू 90 डेज एंड अबव। 30 से बढ़ेंगे तो 60 वाले में जाएंगे, 60 से बढ़ेंगे तो 90 वाले में जाएंगे, और 90 से भी बढ़ सकते हैं। यानी ये इनके चांसेस ऑफ रिकवरी इज़ वेरी लो। ठीक है, जैसे जैसे डिले का पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके चांसेस रिकवरी के कम होते जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो हम इनको अगर एनपीए के टर्म्स में समझें, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, तो ये वही कैटेगराइजेशन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आप इसमें कोलेटरल को इग्नोर करते हुए पोर्टफोलियो एट रिस्क टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने जो इसमें वही बताया स्टेट वाइज, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इनका सबसे मेजर स्टेक है। यानी ये इन टर्म्स ऑफ टोटल पोर्टफोलियो ये कुछ स्टेट्स हैं जो लीड कर रही हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी 30 सितंबर 2020 की है और ये आरबीआई के डेटाबेस में से निकाली गई है, जबकि ये एक्चुअली पब्लिश्ड साधन जो हमारी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन उसके उसके सोर्स से